ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो हाई स्कूल में पढ़ता है, लेकिन उसकी जिंदगी में से सबसे कीमती पर्सन चला गया। पर उसकी मुलाकात एक काली बिल्ली से होती है जिसने उस लड़के को बदल दिया। इस कहानी की शुरुआत में माहिरो रो रहा था क्योंकि उसकी मॉम की डेथ हो चुकी थी, लेकिन वहाँ के लोग बातें बना रहे थे कि मैं ऐसे नहीं रख सकती, क्या कोई है जो उसकी खातिरदारी करेगा, पर उनमें से कोई भी राजी नहीं था। तभी उनमें से एक पर्सन माहिरो के करीब आते हुए बोला, सीधे शब्दों में कहे वो मुझे होना चाहिए। फिर हम कुछ साल बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर माहिरो कह रहा था, मैं सिरोता माहिरो 15 साल का हूँ, मुझे सिंपल चीजें पसंद है, मुझे परेशान करने वाली चीजें से नफरत है। उसी वक्त उसको एक काली बिल्ली दिखाई दी जो एकदम अकेली और लाचार थी, जो देखकर माहिरो उसको अपना पेट बना लेता है। इसकी वजह से माहिरो काफी ज्यादा खुश था और वो उसको नाम कोरो रखता है। फिर वो कहता, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इसको रखने से अगले दिन ही मेरी जान खतरे में पड़ जाएगी। देन हम कोरो की खतरनाक झलक भी देख पाते हैं। दूसरी तरफ हाई स्कूल में एक लड़की बताती, जो कुछ बच्चा है वो ये तय करना है कि कॉस्ट्यूम का इंचार्ज कौन बनेगा। जिस पर एक बंदा बोलता, माहिरो के बारे में क्या ख्याल है। ये बात को सुनकर वो पर्सन कहता कि माहिरो को मिल तैयार करने का इंचार्ज बनाया गया है। जो सुनने के बाद उस बंदे का कहना है, लेकिन वो अकेले रहता है और घर का हर तरह का काम बखूबी कर सकता है। तभी हम माहिरो को देखते हैं जो उनके लिए कुकीज तैयार करके लाया था, जो देखकर वो लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। साथ ही साथ वो उसको टेस्ट भी करते हैं जो काफी ज्यादा अच्छा था। फिर माहिरो ने कहा, कॉस्ट्यूम ही बची है, कॉस्ट्यूम का इंचार्ज बनने के लिए सिलाई आनी चाहिए और खाली समय इसके साथ बिताना चाहिए। बस मैं सोच रहा हूँ कि यह भी मुझे ही करना होगा। साथ ही उनकी क्लास भी खत्म हो जाती है और वो लोग घर जाते समय माहिरो से कह रहे थे, माहिरो क्या तुम इतना सब कुछ लेकर ठीक हो जाओगे? पिछली बार तुम खरगोश के इंचार्ज भी थे, साथ ही रिले रेस के भी इंचार्ज थे। जिस पर माहिरो बताता, खैर ये किसी को तो करना ही होगा। तभी उस बंदे ने कहा, लेकिन क्या कभी कभी ये करना अकेले मुश्किल नहीं है? क्या मुझे तुम्हारे बचपन के दोस्त के रूप में तुम्हारी मदद करनी चाहिए? हालांकि मैं सुई में धागा भी नहीं पिरो सकता। यहाँ तक कि वो उनको वैम्पायर के बारे में भी बताता है कि वो काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं और सुनने में आया है कि उनको हमारे एरिया में देखा गया है खून पीते हुए। उसकी ऐसी बातों को सुनकर माहिरो तुरंत अपने घर की ओर रवाना हो गया और वो रास्ते में बोलता, वैम्पायर है, मैं जानता था, यह रूमर इस समय चारों ओर चल रहा है। यह सही है कुरो, मुझे आश्चर्य है, क्या ये अच्छा है? फिर हम उसके घर के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर टीवी अपने आप चल रहा था, लेकिन वो देखता है एक बंदा उसके नूडल खा रहा है और वो उससे पूछता, तुम कौन हो? जिस बात पर उस बंदे का कहना है, अरे ये इतना परेशानी भरा हो गया है कि मेरी जान भी जा सकती है। वो बात को सुनकर माहिरो कहने लगा था, आखिरकार तुम हो कौन और मेरे घर में क्या कर रहे हो? वो कहते ही किसी चीज से उस पर अटैक कर देता है, लेकिन वो बंदा उससे काफी आसानी से बच जाता है। ये देखकर वो उस पर दोबारा से हमला करने जाने ही वाला था, लेकिन उसका पैर फिसला जिसकी वजह से वहाँ का पर्दा खुल जाता है। इसी के साथ वो बंदा बिल्ली में बदल गया। तभी माहिरो फिर से पर्दा लगा देता है जिसकी वजह से वो बिल्ली इंसान में बदल गई। जिस पर कुरो बताता, बस एक दयालु एम्पायर इन। उसकी ऐसी बातों को सुनकर माहिरो को उसका एक अल्फाज भी समझ में नहीं आता। फिर वो उसको घसीटते हुए कहा, मैं तुमको अपनी खिड़की से बाहर फेंक दूंगा। यहाँ तक कि कुरो बोलता, ये इंसान इतने घमंडी क्यों होते हैं? जो सुनकर माहिरो कहता, चुप रहो इवल स्पिरिट। इवल स्पिरिट कहते ही उसको याद आ जाता है, क्या वैम्पायर तुम एक स्ट्रील सैलेसर हो? जिस पर कुरो बताता, हाँ लेकिन तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं होगा। वैसे क्या तुमको बताया गया है कि तुम काफी नरम हो, तो तुम जैसे पर्सन पर कौन हमला करेगा? फिलहाल जब तक मैं इंसान रूप में हूँ मेरा नाम मत पुकारना। ये बात को सुनकर माहिरो कहता कि क्या? वैसे मुझे नहीं पता कि तुम्हारा नाम क्या है, मैंने सोचा कि तुम एक बिल्ली हो इसलिए मैंने तुम्हारा नाम कुरो रखा। इसी के साथ उन दोनों का कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है। इसके कंप्लीट होने के बाद कुरो कहता, तुम इतने पागल हो कि मैं मर सकता हूँ। तभी माहिरो ने कहा, ये अभी अभी क्या आता और इतना आलसी होना बंद करो, मुझे इसके बारे में समझाओ, इसको अभी बताओ और सिंपल तरीके से बताना। उसके बार बार कहने पर कुरो बताता, खैर कम से कम मैं तुमको इतना बता सकता हूँ, तुम और मैं साथ मिलने से पहले मर जाएंगे। जो सुनकर माहिरो कहता, ये मजाक है, मैं बस इसी के बारे में सोच रहा था। कुछ देर बाद माहिरो बताता, एक वैम्पायर जो देखभाल करने में माहिर हो। जिस पर कुरो बोलता, तो मैं इसे कैसे समझाऊं? केवल उसी मास्टर का खून पी सकता हूँ जिसके साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो, और मास्टर का ऑर्डर कंपल्सरी होता है जिसको हमें सुनना पड़ता है। हमारा भी एक नाम है लेकिन तुमको बताने का कोई मतलब नहीं। उसकी ऐसी बातों को सुनकर माहिरो उसको बताने लगा, ऐसा नहीं हो सकता, जो कुछ अभी हुआ वो एक कॉन्ट्रैक्ट था। जिस पर एग्री करने के साथ कुरो ने कहा, तुमने ठीक कहा, यह सिर्फ एक टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट था। जब तक मैं अगले 24 घंटे में तुम्हारा खून नहीं पी लेता यह ऑटोमेटिक रूप से कैंसिल हो जाएगा। अगले सीन में माहिरो कुरो के बारे में अपने दोस्तों को बता रहा था, लेकिन उसके दोस्त उसकी बातों पर विश्वास ही नहीं कर रहे थे। उसी वक्त वहाँ पर एक वैम्पायर आते के साथ माहिरो के दोस्त का खून पीने लगा, जो देखकर
वहाँ के लोग हड़बड़ाते हुए भागने लगे। तभी वो वैम्पायर कहता अगर तुमने मुझे इग्नोर किया तो मैं तुम सभी को मार डालूंगा। और हम माहिरो के दोस्त को देखते हैं जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। जबकि माहिरो ने कहा तुम एक वैम्पायर हो। जो सुनकर वैम्पायर कहता तुमने सही कहा और तुमने भी तो एक कैट को उठाया था, पर मुझे छोटी काली बिल्ली से नफरत है, इसलिए अगर तुम उसकी रक्षा करोगे तो मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। उसकी ऐसी बातों को सुनकर कूरो आते के साथ उसको एक जोरदार लात मारता है। कूरो को देखकर माहिरो बोलता कूरो यहाँ पर क्या चल रहा है, जिस पर कूरो बताता अभी के लिए चलो भागो। लेकिन माहिरो कूरो को पकड़ते हुए कहता लेकिन तुम भाग क्यों रहे हो, जिस पर कूरो का कहना है मैं उस जैसे पागल वैम्पायर का सामना नहीं कर सकता इसलिए हमें भागना होगा। ये बात को सुनकर माहिरो कहता कि तुम भी एक वैम्पायर हो, केवल तुम ही हो जो उसका सामना कर सकता है। ऐसी बातों को सुनकर कूरो का कहना है मैं ऐसे किसी वैम्पायर को नहीं जानता, उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। दूसरी तरफ माहिरो कहने लगा मेरे दोस्त पर हमला हुआ है, अगर मैं उसे अकेला छोड़ दूं तो बाकी लोग मारे जाएंगे, किसी को तो उसे रोकना ही होगा। जो सुनकर कूरो कहता मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मेरे पास कोई पावर नहीं है। तभी हम वैम्पायर को देखते हैं जो कह रहा था तुम कहाँ चले गए थे, अब मैं और भी ज्यादा ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ क्या, वो अभी भी जिंदा है। दूसरी तरफ माहिरो कहता फिर खुद ही भाग जाओ, पर वो वैम्पायर उसको कह रहा था मुझको इग्नोर मारने का उसे यही फल मिलता है। तभी वो उसको मारने ही वाला था लेकिन माहिरो आते के साथ उसको पकड़ लेता है। साथ ही वो अपने मन में सोचता हर कोई हमेशा यही सोचता है क्योंकि ये आसान है और तुम इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन दुनिया चलती रहती है पर कोई ना कोई सामने जरूर आ जाता है। फिर वो कहता रियो चैन को लेकर भागो। तभी वो अपने मन में बोलता मैं भी उनकी तरह ही बनना चाहता था। नेक्स्ट सीन में कूरो कह रहा था तुम जैसे लोग सबसे ज्यादा परेशान करते हैं। जिसके बाद वैम्पायर अपनी सोर्ड से माहिरो पर अटैक कर देता है, पर कूरो आते के साथ उसका अटैक अपने ऊपर ले लिया। माहिरो कूरो की ऐसी हालत को देखकर अपना खून कूरो को पिला देता है, जिसके बाद कूरो खतरनाक तरीके से अपनी पावर को शो करने लगा, जो देखकर उसकी हिस्सी पिस्सी गुल हो चुकी थी। साथ ही साथ कूरो उस पर एक पावरफुल अटैक भी कर देता है, जिसकी वजह से वैम्पायर काफी ज्यादा घायल हो चुका, जो देखकर कूरो उसको खाने ही जा रहा था पर माहिरो उसको रोक देता है। उसी वक्त वो वैम्पायर अपने आप को एक गुड्डे में ट्रांसफॉर्म कर लेता है, लेकिन जब वो बात करना शुरू करता है तो उसकी बातें ही खत्म नहीं हो रही थी, इसलिए कूरो ने अपने नुकीले हाथ उसकी टोपी में घुसा दिए। दूसरी तरफ माहिरो को चक्कर आने लगे और वो बेहोश होकर नीचे की ओर गिर जाता है। अगले सीन में माहिरो अचानक उठ जाता है, साथ ही वो सोच रहा था क्या ये सपना था। फिर उसने कूरो को उठा लिया। तभी कूरो का कहना है मुझे छोड़ दो, मुझे अभी भी नींद आ रही है, आखिरकार मैं अपने ग्रेट एडवेंचर के एंड पर हूँ और मुझे तकिया मिल ही गया। लेकिन माहिरो उसकी बातों पर ध्यान देते हुए कहने लगा क्या ये कोई सपना नहीं था। जिसके बाद वो काफी तेजी से क्लास में जाते हुए रियो चैन का नाम पुकारता है, पर वहाँ पर साक्यूया था, जो देखकर माहिरो साक्यूया से पूछता है रियो चैन कहाँ पर है। ये बात को सुनकर साक्यूया हकलाने लगा। उसी वक्त उसको कोई टेप मारते हुए बताता यह विनाई टेप सही काम करेगा, पर वो और कोई नहीं बल्कि वो ही दोनों थे, जिनको देखकर माहिरो बोलता रियोचन क्या तुम्हारी गर्दन ठीक है। जिस पर रियोचन बताता हाँ ये ठीक है, उन्होंने इसे कार एक्सीडेंट कहा लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात को सुनकर माहिरो ने कहा तुम किस बारे में बात कर रहे हो, अरे क्या तुम वैम्पायर के बारे में भूल गए। जिस बात पर कोयोकी का कहना है एक मैजिक वैम्पायर के बारे में, अरे तुम साक्यूया की तरह बात करने लगे हो। जो सुनकर रियोचन कहता इसके अलावा तुम कल हमारे साथ नहीं थे। उसकी ऐसी बातों को सुनकर माहिरो कह रहा था कुछ गलत है, वैम्पायर और मैं कल वहाँ नहीं था, ऐसा हो ही नहीं सकता, लगता है चीजों को जबरदस्ती समेटा गया है। मुझे कोई नहीं बता सकता कि ये क्या हो रहा है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये चल क्या रहा है, पर चुप रहो, इधर उधर मत भटको। ये कहते ही वहाँ पर किसी ने अपना डोमेन क्रिएट कर दिया और एक पर्सन बताता मुझे दिलचस्प कहानी बताओ, मैं सबसे ताजा और दिलचस्प कहानी सुनना चाहता हूँ जो तुम जानते हो। फिर वो काफी तेजी से माहिरो की तरफ आते के साथ कूरो को उठाकर पटक देता है, साथ ही उससे कहता क्या तुम जानते हो कितने सर्वैम्प होते हैं। टोटल 7 सर्वैम्प होते हैं। सुस्ती की नींद भरी आंख, ओल्ड चाइल्ड, संदेह ईर्षा का संदेह, गुस्से वाली मोम, लालच का अधर्म, लोलुपता का विस्वंत और फिर ऑल ऑफ लव ऑफ लॉस्ट। जिन्हें सच्चा वैम्पायर कहा जाता है वह 7 भाई बहन हैं, लेकिन एक और भी है, मैं 8वां सच्चा वैम्पायर, उदासी का सेवक। दूसरी तरफ माहिरो कह रहा था कूरो के बहुत सारे भाई बहन हैं क्योंकि वो एक बिल्ली है। जो सुनकर कूरो कहता गलत, मैं ग्रुप में अकेला बिल्ला हूँ। फिर वो वैम्पायर भी ट्रांसफॉर्म होते हुए कहता देखो मैं इस रूप में ट्रांसफॉर्म हो सकता हूँ। ये देखकर माहिरो कहता ये तो एक डॉगी है। जिस पर वो नॉर्मल होते हुए बताता इतना मतलबी, मैं एक लोमड़ी हूँ ना कि एक डॉगी। तभी वो छुटकू कहता सत्य बाकी मैं इसकी वजह से तुम्हारे आदेश पर उसकी हत्या कर पाया। ये बात को सुनकर माहिरो कहता कि तत्सु
तत्सुबाकी, क्या तुम लोगों को मार रहे हो? जिस बात पर तत्सुबाकी ने कहा, तो क्या हुआ अगर मैं उनको मार रहा हूँ? मुझे इंसान पसंद नहीं है। क्या तुमने इस वैम्पायर को इसलिए नहीं मारा क्योंकि तुम इसे पसंद नहीं करते थे? यह सही नहीं है। वैसे क्या तुम जानते हो कल इस कस्बे में कितने लोग मारे गए? तुम नहीं जानते? फिर तुमको इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि हमने उनमें से कितने लोगों को मार डाला। उसकी ऐसी बातों को सुनकर माहिरो काफी गुस्से में कहने लगा, तुम ये क्या करने की कोशिश कर रहे हो? ऐसे लोगों को इन्वॉल्व ना करो जिसका इससे कोई लेना देना नहीं है। ऐसी बातों को सुनकर तत्सुबाकी कुरो पर हमला कर देता है, जिसके बाद उन दोनों के दरमियान फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ पर कुरो काफी बुरी तरीके से मार खा रहा था। फिर तत्सुबाकी माहिरो को उठाते हुए बोलता, क्योंकि यह दिलचस्प है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन मरता है। ये बात को सुनकर माहिरो अपने मन में कहता, इस आदमी के साथ क्या हुआ है? वह मेरी बातों को सुन नहीं रहा। तभी तत्सुबाकी ने कहा, तुम नहीं समझते कि मैं कैसा फील करता हूँ। कोई नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। वैसे भी इस दुनिया में कोई मुझे समझ नहीं सकता। उसकी ऐसी बातों को सुनकर माहिरो पास्ट की बातें याद करने लगा था, जहाँ पर माहिरो के अंकल कह रहे थे, क्या तुम सचमुच में ठीक हो? अगर चाहो तो तुम आराम कर सकते हो। जिस पर माहिरो बताता, नहीं अंकल मैं ठीक हूँ, मैं जाऊंगा। दूसरी तरफ कोयोकी माहिरो से कह रहा था, माहिरो तुम पहले से ठीक हो, अगर तुम्हें कभी किसी बारे में बात करनी हो तो मुझे बताना। तभी रियो-चन आते के साथ बोलता, माहिरो चलो फुटबॉल खेलते हैं, और मैंने नई टेक्निक के बारे में सोचा है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर माहिरो उसका शुक्रिया अदा करके जाने लगा, और वो घर जाकर एक कमरे में रो रहा था। फिर वो तत्सुबाकी को बताता, तुम्हारे लिए कुछ भी दिलचस्प नहीं है, क्योंकि तुम अपनी फीलिंग का सामना नहीं कर सकते। तुमको लगता है कोई तुमको समझ नहीं सकता, लेकिन तुम दूसरों का सामना करने में घबराते हो। उसकी ऐसी बातों को सुनकर तत्सुबाकी माहिरो पर अटैक कर देता है, और कुरो भी उसको बचा नहीं पा रहा था, और तत्सुबाकी माहिरो को जान से मारने ही वाला था। तभी एक चीज आते के साथ उन दोनों को गायब कर देती है। तभी वो दोनों एक अजीब सी जगह पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं, और वहाँ पर दो लड़कियां कह रही थी, माहिरो हमारे साथ आओ, हमारा प्यार तुमको बुला रहा है। उसी वक्त उनके पीछे से एक लड़का कहता, परेशानी वाली बातें हैं या नहीं, पर मैं तुमको अपने साथ बुलाऊंगा, लेकिन मैं हाँ के अलावा कुछ और सुनना नहीं चाहता। जिसके बाद वो अपने कमरे की तरफ ले जाते हुए कहता, ये मेरा कमरा है, और वो एक कुर्सी पर बैठते हुए कहता कि मैं अब थक गया हूँ। जो सुनकर माहिरो कहता कि तुमको ये कुर्सी कहाँ से मिली? और कार के बाहर निकलने के बाद हम केवल 5 मिनट चले थे। जिस पर मिसुनो का सर्वेंट बताता, मिसुनो का शरीर कमजोर है, सिरोता माहिरो कुन। उसकी इस आवाज को सुनकर वो दोनों उसको ढूंढने लगे थे, पर वो उनको दिखाई नहीं दे रहा था। ये देखकर मिसुनो ने कहा, अरे तुम किधर देख रहे हो? वो इधर है, और मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मेरे बालों से दूर रहो। फिर वो बटरफ्लाई अपने रियल रूप में आते हुए कहने लगी, तुमसे मिलकर अच्छा लगा, अगर तुम चाहो मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा। उसकी ठरकी जैसे बातों को सुनकर माहिरो घबरा जाता है। तभी मिसुनो उनको बताने लगा, यह एक वैम्पायर ऑल ऑफ लव है, और इसका नाम स्नो लिली है। जिस पर स्नो लिली कहता, तुम मुझे प्यार से लिली कह सकते हो। लेकिन मिसुनो उसकी ऐसी हरकतों को देखकर उसे ढंग से रहने के लिए कहता है। फिर हम उसके घर का सीन देखते हैं, जहाँ पर अजीबोगरीब सामान रखा था, और मिसुनो लिली को अपना खून पिला देता है, जिसकी वजह से लिली की पावर एक्टिवेट हो चुकी। जिसके बाद मिसुनो बड़े एटीट्यूड के साथ कहता, कमीनो मैंने सुना है कि तुमने तत्सुबाकी के खिलाफ एक भी हमला नहीं किया। ये बात को सुनकर माहिरो कहता कि मिसुनो तुम उसके बारे में जानते हो। दूसरी तरफ मिसुनो कहने लगा, इतनी आसानी से मेरा नाम मत लो, क्या तुम समझ नहीं सकते कि सेवरम का इस्तेमाल कैसे करें? जिसके बाद वो लिली से उन पर अटैक करवा देता है, पर वो लोग उसके अटैक को डॉज करते हुए वहाँ से भाग जाते हैं, और वो बाहर जाते हुए कहता है, यहाँ का रास्ता कहाँ चला गया? जिस पर कुरो बताता है, ऐसा लगता है कि हम खो गए हैं। इसी के साथ वहाँ पर रह रही लड़कियां उनको काफी खतरनाक नजरों से देख रही थी, जिनको देखकर माहिरो ने कहा, बच्चे ऐसा नहीं हो सकता, वो सभी लिली के बच्चे हैं, यहाँ तक कि वो काफी सारे हैं। तभी लिली आते के साथ कहता, नहीं यह नहीं हो सकता, वह बच्चे मेरे सब क्लास हैं। सब क्लास सेवरम द्वारा बनाए गए लोवेस्ट वैम्पायर हैं। वह उस वैम्पायर के आदेशों का पालन करते हैं जिसने उन्हें बनाया हो। जिस पर मिसुनो थकते हुए बताता, क्या तुम शतरंज गेम के बारे में जानते हो? जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता है, बोर्ड पर टुकड़ों की संख्या कम होती जाती है। जब तक राजा जीवित रहेगा तुम जीतोगे, और एक ईव सेवरम के लिए केवल एक कुर्सी है। क्या तुम्हारे पास कुर्सी पर बैठने के लिए रेजोल्यूशन और कारण है? साथ ही साथ वो दो लड़कियां उसकी मदद मांग रही थी। उनकी ऐसी बातों को सुनकर माहिरो उसके लिए मान जाता है। अगले सीन में सक्यूजा पर किसी ने हमला कर दिया था। दूसरी तरफ मिसुनो कह रहा था, तुमने अभी तक अपने वेपन को नहीं चुना। मेरा मानना है कि सेवरम ऑफ स्लोथ से यही एक्सपेक्ट किया जा सकता है। जो सुनकर माहिरो कहता, क्या
ये कुछ ऐसा है जो कूरो को मुझे देना चाहिए। जिस पर कूरो बताता, वेपन रखने का क्या मतलब है, यहाँ तुम दोनों को मेरे क्यूट चेहरे को देखकर शांत हो जाना चाहिए। तभी उन दोनों ने एक साथ कहा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। दूसरी तरफ माहिरो का कहना है, मैं अभी भी वैम्पायर के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता, लेकिन कुछ चीजें हैं जिनकी मैं रक्षा करना चाहता हूँ। मैं कुछ ना करने पर पछतावा नहीं चाहता। जिसके बाद कूरो कहने लगा, क्या तुमको सच में वेपन की जरूरत है? ये बात को सुनकर माहिरो कहता है कि अगर मैं इससे दूसरों की रक्षा कर पाया तो मैं इसे जरूर करूंगा। जो सुनने के बाद कूरो उसको अपने अंदरूनी भाग में ले आता है, जहाँ पर वो उससे कह रहा था, हैप्पी बर्थडे। यह कूरो का अंदरूनी भाग है, इस तरफ मेरे साथ चलो। तुम एक गिफ्ट चाहते हो है ना, तुम्हारा अपना बर्थडे गिफ्ट। उसकी ऐसी बातों को सुनकर माहिरो उसको बताने लगा, मेरा बर्थडे तो काफी दूर है, लेकिन क्या तुम किसी वेपन के बारे में बात कर रहे हो? फिर मुझको वो चाहिए, पर तुम कौन हो? जिसके जवाब पर कूरो कहने लगा था, मैं कूरो का हिस्सा हूँ और मैं पावर का इंचार्ज भी हूँ। अब डेस्टिनी का मजेदार शो शुरू होता है, जो भी तुमको अच्छा लगता है उसे चुन लो। हैप्पी बर्थडे माहिरो। अब तुम अपनी खुद की पावर हासिल करोगे। एक बार सेलेक्ट करने के बाद तुम यहाँ वापस नहीं लौट सकते, लेकिन तुम अडल्ट बन जाओगे जो दूसरों की रक्षा करता है। चाहे तुम कुछ भी सेलेक्ट कर लो, अंत वही होगा। हालांकि जो तुम रास्ते अपना सकते हो वो अलग अलग हैं। इसी के साथ उसने एक छोटा सा गिफ्ट सेलेक्ट कर लिया, जिसमें से उसको एक झाड़ू मिली और वो झाड़ू माहिरो के हाथ पर एक सिंबल की तरह लग जाती है। तभी उसको याद आता है कि साकुया ने उसको एक गिफ्ट दिया था, जिसको वो अपनी हाथ की कलाई पर पहन लेता है ताकि वो मार्क छुप जाए। अगले सीन में हम उन दोनों को सुशी खाता देख पाते हैं, लेकिन उसके पास साकुया आ जाता है एक बॉडी को लेकर। शायद ये वो बॉडी है जिसने साकुया पर हमला किया था। फिर साकुया तत्सुबाकी से कहता, तुमको क्या चाहिए? नेक्स्ट सीन में माहिरो अपनी पावर को एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहा था, पर वो उससे नहीं हो रहा था। तभी वो कहता, ये बाहर क्यों नहीं आ जाता? जिस पर मिसोनो बताता, तुमको इसे बाहर निकालना ही होगा, तभी तुम फाइट करना सीख पाओगे। लेकिन माहिरो लिली की तरफ देखते हुए कहता, लिली तुम बार बार कपड़े उतारने की कोशिश क्यों करते हो? क्योंकि तुम किसी चीज से फ्री होना चाहते हो। उसकी ऐसी बातों को सुनकर मिसोनो कहता कि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो। साथ ही साथ वहाँ पर 9 बज चुके थे, जिसकी वजह से मिसोनो सो गया। तभी लिली उसको बताता, मिसोनो हमेशा हर रात 9 बजे सो जाता है। इसके बाद हम स्टोर का सीन देखते हैं, जहाँ पर माहिरो कुछ खरीदते हुए अपने घर की ओर जा रहा था और वो रास्ते में साकुया के बारे में सोच रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसकी यादें धुंधली होने लगी। उसी वक्त पीछे से साकुया आ गया और उसको ऐसी जगह पर देखकर कहता, माहिरो तुम ऐसी जगह पर क्या कर रहे हो? और तुमको मालूम होगा वैम्पायर चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं और उन्होंने मुझ पर हमला भी कर दिया था, पर मैं उनसे बच गया, लेकिन घर देर से पहुंचा। तभी वहां पर किसी की चिल्लाने की आवाज आती है, जो सुनकर साकुया माहिरो को पकड़कर कहीं ले जाने लगा, जहां पर उसको लाने के साथ माहिरो को कोई इनविजिबल थ्रेड से पकड़ लेता है। फिर उस वैम्पायर की आवाज आती है, तालियां बजाओ क्योंकि अब एक नया शो शुरू होगा। जिसके बाद साकुया बोलता, माहिरो क्या मैंने तुमको नहीं बताया कि यहाँ चारों ओर वैम्पायर हैं? मैंने तुम्हें कई बार चेतावनी दी है। उसको देखकर कूरो कहता, माहिरो वो तत्सुबाकी का सब गिलास है। जिस पर साकुया बताता, माहिरो तुमने कभी सोचा है कि दुनिया 5 मिनट पहले बनाई गई थी? क्योंकि मेरे पास पास्ट की यादें हैं। क्या होगा अगर वह मेमोरीज 5 मिनट पहले तुम्हारे मन में भी पास्ट हो गई हो? अगर मैं 5 मिनट पहले नकली यादों के साथ तुम्हारा दोस्त बन गया तो क्या होगा? क्या तुम साबित कर सकते हो ऐसा कुछ नामुमकिन है? साथ ही तुम क्या कर रहे थे जब तुम्हारी मोम की डेथ हो गई और मैंने तुमसे क्या कहा था? ऐसी बातों को सुनकर माहिरो याद करने की कोशिश कर रहा था, पर उसकी यादों में साकुया कहीं नहीं था। जबकि साकुया ने कहा, हमारी कितनी यादें झूठी हैं। ये कहते ही वो माहिरो पर अटैक कर देता है, लेकिन कूरो बीच में आ गया। साथ ही साथ वो वैम्पायर भी उस पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से कूरो काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका। कूरो की ऐसी हालत को देखकर माहिरो कहने लगता, उसने कूरो को काफी ज्यादा चोट पहुंचा दी है। ये नहीं हो सकता, ये झूठ है कि साकुया एक वैम्पायर है। मतलब वो साकुया था जो लोगों को मार रहा है। जो सुनकर साकुया कहता, अगर ये झूठ होता तो क्या ये काफी अच्छा नहीं होता? देन वैम्पायर अस्तित्व में थे और मैं उनमें से एक था। लोग हमेशा उस झूठ पर विश्वास करने की कोशिश करते हैं जो उनके लिए सबसे आसान होता है। साथ ही साथ हम गोड का फायदा उठाते हैं और इंसानों को हिप्नोटाइज कर देते हैं। यह काफी आसान था, मेरा मतलब तुम इसी की कामना कर रहे थे। उसकी ऐसी बातों को सुनकर माहिरो को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, पर वो कूरो को अपना खून पीने को कहता है। ये बात को सुनकर कूरो कहता कि अभी तुम्हारा खून पीने का कोई पॉइंट नहीं
नहीं है। तुम कमीने हो चान, मैंने तुमसे कहा था, पर ये चान कौन है वो मेरे को नहीं पता, शायद वो साकिया से कह रहा है। फिर कुरो ने कहा, मेरे इतने प्रेरित ना होने का कारण तुम्हारे संकल्प से संबंधित है, साथ ही सेवरम तुम्हारे खून में घुले रेजोल्यूशन को खा जाते हैं और मेरी ताकत तुम्हारे रेजोल्यूशन के बराबर है, लेकिन तुम्हारे पास कोई अधिकार नहीं है। मैं नहीं कह सकता कि तुम माहिरो की रक्षा करना चाहते हो या उसे मार डालना चाहते हो। जिसके बाद वहाँ पर मिसोनो भी आ जाता है और वो माहिरो से कहता, माहिरो पीछे खड़े हो जाओ, मैं इसका ख्याल रखूंगा। ऐसी बातों को सुनकर माहिरो कहता कि रुको मिसोनो, साकिया मेरा दोस्त है। जो सुनकर साकिया कहता, सही कहा, मैं माहिरो का बेस्ट फ्रेंड हूँ और तुम मेरे साथ क्या करने जा रहे थे। जिस पर मिसोनो बताता, अरे तू कमीना है। ये कहते ही उनके दरमियान फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ पर वैम्पायर मौका पाकर अपनी हैट में से कुछ निकालते हुए कह रहा था, कुछ तालियां, मैं ड्यूक बेरी किया हूँ, मेरी स्पेशल स्किल दूसरों को नीचे दिखाना है, अब मैं तुमको दिखाता हूँ स्कैरी बॉक्स, इससे बचना नामुमकिन है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर मिसोनो ने कहा, तुम्हारी ये बेकार बातें मेरे पे असर नहीं करेगी क्योंकि ये किसी काम की नहीं है। माहिरो, मैं तुमको दिखाऊंगा, यह मेरे वेपन यूज करने का तरीका है। अगर लिली और मेरे बीच टारगेट पाया जाता है तो ये अपने आप एक्टिवेट हो जाता है। इसी के साथ एक एनर्जी उस वैम्पायर को पकड़ लेती है और लिली उस चीज का मौका पाकर अपने इवल वेपन से उसका खात्मा कर देती है। इसके बाद लिली का कहना है, मैं शरीर को नहीं बल्कि मन को नष्ट कर सकता हूँ। और मिसोनो तुम्हें दिखाना चाहता था कि उसके वेपन क्या कर सकते हैं, पर मिसोनो ने कहा, चुप रहो लिली, ये काफी बुरा है। माहिरो तुमको सबसे पहले मुझसे मिलवाना चाहता था। ये बात को सुनकर साकिया को बताने लगा, माहिरो मेरा परिचय तुमसे करवाना चाहता था, पर काश हम कम से कम एक वीक और दोस्त बन पाते। मैं अगले वीक स्कूल फेस्टिवल के लिए काफी एक्साइटिंग था, काश चीजें थोड़ी अलग होती। साथ ही साथ मिसोनो तुम और मैं शायद दोस्त रहे होंगे। और वो ऐसी ही बातें करते हुए मिसोनो का कॉन्ट्रैक्ट तोड़वा देता है। तभी उस वैम्पायर ने लिली पर अपनी सोर्ड से अटैक कर दिया, लेकिन उस वैम्पायर को कोई कठपुतली की तरह कंट्रोल कर रहा था। साथ ही साथ साकिया ने मिसोनो पर जानलेवा अटैक कर दिया और उन सब की ऐसी हालत को देखकर माहिरो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी झाड़ू बाहर आ गई। जिसके बाद माहिरो अपनी झाड़ू के साथ साकिया की धुलाई करने लगा था, पर मेरे ख्याल से साकिया माहिरो का दोस्त बनकर काफी ज्यादा खुश था, क्योंकि माहिरो उसको बेरहमी की तरह मार रहा है पर साकिया कुछ भी नहीं कर रहा। तभी कुरो का अंदरूनी भाग कह रहा था, बचाओ बचाओ, मैं डूब रहा हूँ कुरो, अब हमें क्या करना चाहिए। और माहिरो का मन हमारे मन में धुंधला हो रहा है। अगर माहिरो तुमसे ना मिला होता तो आज उसकी हालत ऐसी ना होती। जब भी तुम कुछ करते हो तो दुनिया हमेशा मुसीबत के घेरे में आ जाती है। ये सब सुनने के बाद कुरो माहिरो का खून पीने लगता है, जिसके बाद कुरो के अंदर से वही अंदरूनी भाग वाला कुरो बाहर निकलने लगा, जो सबको अपने डार्कनेस के घेरे में ले लेता है। उसकी ऐसी हालत को देखकर माहिरो कुरो से कहता, तुमको क्या हो रहा है, पर कुरो उसकी एक ना सुन रहा था और वो उसको डार्कनेस के अंधेरे में घेरने लगा। लेकिन साकिया उसको बचाने की कोशिश कर रहा था। दूसरी तरफ एक पर्सन बोलता, साकिया एक एनिमी को बचाना समस्या है। जिस पर साकिया बताता, चुप रहो माहिरो, जल्दी करो और उसको सिर्फ मुझे मारने का ऑर्डर दो। साथ ही साथ मैंने तुमसे झूठ बोला क्योंकि मैं चाहता था कि तुम मुझको मार डालो। उसके ये कहने के बाद कुरो को किसी ने गोली मार दी और वो भी एक सेवरम था, जो उसके करीब आते हुए गोली की बारिश करने लगता है। जिसके बाद उसने अपने दो और खोपड़े जोड़ लिए। ये करने के बाद वो साकिया पर भी अटैक कर देता है, पर उसको कंट्रोल कर रही लड़की उसको बचा लेती है। इसी के साथ माहिरो कहने लगा, साकिया क्या तुम सच में मुझे मारना नहीं चाहते? लेकिन वो बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर काफी तेजी से मिसोनो के साथी भी आ जाते हैं और वो लोग जल्दी से मिसोनो को हॉस्पिटल की ओर ले जाने लगे। जबकि सेवरम का ओनर कह रहा था, पर्सन को अपने कामों की पूरी जिम्मेदारी स्वयं लेनी चाहिए। मुझे यकीन है जब एलिसन मिसोनो ने एक्शन लिया होता तो उसको इसकी पूरी जानकारी होती। और तुमसे मिलकर अच्छा लगा यंग मैन। साथ ही ये मेरा सेवरम है और मैं इसका ईव हूँ। मैं एक साधारण सा व्यापारी हूँ जो शौक के तौर पर दुनिया में ट्रैवल करता है। पर वो सेवरम गोली मारते हुए कहता, तुम अपना वादा क्यों नहीं निभाते? जिस पर वो बंदा बताता, क्या मैं कुछ सुन नहीं पा रहा? उसकी ऐसी बातों को सुनकर सेवरम उस पर लगातार गोली मारने लगता है। कमीने हरामजादे, तू आज मेरे हाथों नहीं बचेगा। नेक्स्ट सीन में माहिरो घर जा रहा था, तभी उसको तत्सुबाकी दिखाई दिया। फिर उसके करीब जाकर पूछता, साकिया तुम्हारा सब क्लास कैसे बन गया? ये बात को सुनकर तत्सुबाकी कहता कि तो सुनो, वह झूठो का बच्चा जो झूठो के शहर में पैदा हुआ था, पहला बंदा जिसने उससे झूठ बोला वो उसकी बड़ी बहन थी। जहाँ पर उसकी बहन कह रही थी, साकिया आज रात डैड घर आ रहे हैं और तुम अपने कमरे से बाहर मत आना। वो बात सुनकर साकिया ने कहा, और सिर्फ तुम्हारे बारे
बारे में क्या, जिसके जवाब पर इसका कहना है तुम्हारी बहन जल्दी ठीक हो जाएगी, चिंता मत करो। वैसे अगर मैं मर जाऊं तो कितना मिलेगा। अगले सीन में वो अपने डैड से कह रही थी साकिया को कुछ मत करना, जिसके बाद उसके डैड ने उसको नीचे की ओर धक्का दे दिया और इसी के साथ उसने अपनी आंख फिर कभी नहीं खोली। लेकिन साकिया ने ये सब देख लिया था, जिसकी वजह से उसके डैड उसको पकड़ते हुए कहते कल जब पुलिस आए तो उनको बताना वह तुम्हारे साथ खेलते खेलते नीचे गिर गई, नहीं तो तुम्हारे साथ भी यही होगा। तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी बहन की मौत बेकार हो। तभी साकिया ने पहली बार झूठ बोला, जिसकी वजह से उसकी फैमिली को लाइफ इंश्योरेंस की काफी बड़ी रकम मिली। पर वो लोग इससे भी खुश नहीं थे, क्योंकि अब अगला नंबर साकिया का था। कुछ दिनों बाद हम उसको खून में लथपथ देख पाते हैं। तभी उसकी मुलाकात बाकी से हुई, जिसने उसकी लाइफ को काफी ज्यादा बदल दिया। अगले सीन में माहिरो काफी तेजी से क्लासरूम की तरफ भाग रहा था और क्लासरूम में पहुंचने के साथ साकिया का नाम पुकारता है, पर उसको वहां पर मालूम होता है कि साकिया का इस वीक ट्रांसफर हो गया है। इसके बाद यहाँ सीन शिफ्ट होकर हॉस्पिटल की तरफ आ जाता है, जहाँ पर मिसोनो के फोन पर माहिरो का टेक्स्ट आता है, जो देखकर लिली कहता है वह तुमसे आकर मिलना चाहता है, फिर मैं उसे हॉस्पिटल के नक्शे का स्क्रीनशॉट भेजूंगा। ये बात को सुनकर मिसोनो काफी गुस्से में कहा, हरामी मुझे इग्नोर मत करो, वैसे भी तुम नहीं जानते कि मेल को कैसे भेजते हैं। और वो टेक्स्ट पढ़ने के बाद बोलता चोट हल्की थी, उसको बताओ मैं बाद में उससे कांटेक्ट करूंगा। इसी के साथ फेस्टिवल का दिन भी आ गया, पर वहाँ पर साकिया भी उस फेस्टिवल को देखने के लिए आया था। तभी एक उड़ता हुआ बिल्ला साकिया पर लग जाता है। दूसरी तरफ माहिरो भागते हुए कह रहा था वहीं पर रुके रहना, पर साकिया उसको देखकर भागने लगा और वो भागते भागते टॉप फ्लोर पर आ जाते हैं, जहाँ पर पहुंचने के साथ साकिया ने वहाँ से छलांग लगा दी। लेकिन माहिरो भी छलांग लगाते और उसको पकड़ते हुए अपनी झाड़ू को समन कर लेता है, जिसके बाद वो उड़ते उड़ते एक जंगल में जा गिरे। पर अब माहिरो साकिया का दोस्त बनकर नहीं रह सकता था, क्योंकि उसने एक ऐसा रास्ता अपना लिया है कि वो फिर कभी पीछे मुड़ के नहीं देख सकता। तो गाइस आप लोग कमेंट में बताओ कि आपको ये एनीमे कैसी लगी। तब तक के लिए सायोनारा।